अगर आप दिन भर व्यस्त रहते हैं लेकिन फिर भी असली प्रगति महसूस नहीं करते, तो आज की ये किताब आपकी सोच बदल सकती है। स्वागत है आपके अपने चैनल द बुक रीडर्स हब में, जहां हम किताबों की गहराई से सीख निकालकर आपके जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। आज हम बात करेंगे डीप वर्क की, जिसे लिखा है मशहूर लेखक कॉल न्यूपोर्ट ने। ये किताब सिखाती है कि कैसे लगातार नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया और ध्यान भटकाने वाली चीजों के बीच भी गहरा और प्रभावशाली काम किया जाए। इस वीडियो में आप जानेंगे फोकस बढ़ाने की 4 शक्तिशाली रणनीतियां, समय का सही उपयोग करने के तरीके और वो मानसिकता जो आपको टॉप 1% लोगों की तरह काम करना सिखाएगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज की ये सीख आपकी पढ़ाई, करियर और जीवन तीनों को नई दिशा दे सकती है। पार्ट 1, दी आइडिया। रोहन एक साधारण सा आईटी प्रोफेशनल था, लेकिन उसके सपने साधारण नहीं थे। वो अपने करियर में तेजी से आगे बढ़ना चाहता था। हर सुबह वो उत्साह के साथ ऑफिस जाता, पर शाम तक उसे लगता कि उसने दिन भर बहुत काम किया, फिर भी कोई खास प्रगति नहीं हुई। ईमेल, मीटिंग्स, नोटिफिकेशन और सोशल मीडिया, इन सब ने उसके समय को टुकड़ों में बांट दिया था। एक दिन रोहन ने महसूस किया कि व्यस्त रहना और प्रोडक्टिव होना दो अलग बातें हैं। उसी दौरान उसे लेखक कॉल न्यूपोर्ट की किताब डीप वर्क के बारे में पता चला। उसने पढ़ना शुरू किया और पहली ही सीख ने उसकी सोच बदल दी। डीप वर्क मूल्यवान है, क्योंकि यही वो कौशल है जो आज की दुनिया में सबसे दुर्लभ और सबसे ज्यादा मांग में है। किताब में बताया गया था कि डीप वर्क का मतलब है बिना किसी व्यवधान के पूरी एकाग्रता के साथ कठिन और महत्वपूर्ण काम करना। रोहन को समझ आया कि असली सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जो गहराई से सोचते और काम करते हैं। जो लोग सिर्फ सतही काम, शैलो वर्क में फंसे रहते हैं, वे भीड़ का हिस्सा बनकर रह जाते हैं। अगले ही दिन रोहन ने एक प्रयोग किया। उसने सुबह के 2 घंटे अपने सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के लिए तय किए। फोन साइलेंट, सोशल मीडिया बंद और ईमेल नोटिफिकेशन ऑफ। शुरू में उसे बेचैनी हुई, ध्यान भटकता रहा, लेकिन धीरे धीरे उसका मन स्थिर होने लगा। कुछ ही दिनों में उसने देखा कि जिस काम में पहले हफ्तों लगते थे, वो अब कुछ दिनों में पूरा हो रहा था। रोहन ने महसूस किया कि डीप वर्क सिर्फ काम करने का तरीका नहीं, बल्कि एक सुपर पावर है। ये उसे भीड़ से अलग कर रहा था। उसके मैनेजर ने भी उसकी परफॉर्मेंस नोटिस करनी शुरू कर दी। जहां पहले वो साधारण कर्मचारी था, अब वो टीम का सबसे भरोसेमंद सदस्य बनता जा रहा था। उसे समझ आया कि आज की डिजिटल दुनिया में, जहां हर कोई ध्यान भटकाने में लगा है, वहां जो व्यक्ति गहराई से काम करना सीख लेता है, वही असली विजेता बनता है। डीप वर्क मूल्यवान इसलिए है क्योंकि ये दुर्लभ है, और जो चीज दुर्लभ होती है उसकी कीमत भी ज्यादा होती है। रोहन की ये यात्रा अभी शुरू ही हुई थी। उसे अंदाजा नहीं था कि आगे के अध्यायों में वो सीखेगा कि डीप वर्क को आदत कैसे बनाना है, बोरियत को कैसे अपनाना है और सोशल मीडिया जैसी बाधाओं से कैसे दूर रहना है। पहले अध्याय में रोहन ने समझ लिया था कि डीप वर्क मूल्यवान है। अब उसने अपने जीवन में हर दिन 2 घंटे गहराई से काम करने की आदत डालनी शुरू कर दी थी। लेकिन जैसे जैसे वो इस रास्ते पर आगे बढ़ा, उसे एक नई सच्चाई का एहसास हुआ। डीप वर्क आज की दुनिया में बहुत दुर्लभ है। ऑफिस में उसने ध्यान दिया कि ज्यादातर लोग पूरे दिन ईमेल का जवाब देने, मीटिंग में बैठने और सोशल मीडिया चेक करने में व्यस्त रहते हैं। हर 5 मिनट में किसी का फोन बजता, किसी की स्क्रीन पर नोटिफिकेशन चमकता। रोहन को समझ आया कि ये व्यस्तता ही लोगों को गहराई से काम करने से रोक रही है। एक दिन उसकी टीम को एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट मिला। सभी ने उत्साह से शुरुआत की, लेकिन कुछ ही दिनों में वही पुरानी आदतें लौट आई। लगातार मीटिंग्स, अनगिनत मैसेज और बिना सोचे समझे मल्टीटास्किंग। रोहन ने देखा कि लोग काम तो कर रहे थे, लेकिन असली प्रगति नहीं हो रही थी। उसे याद आया कि लेखक कॉल न्यूपोर्ट ने बताया है, आज की कॉरपोरेट संस्कृति में
दिखने वाली व्यस्तता को महत्व दिया जाता है, न कि गहराई से किए गए काम को। लोग तुरंत जवाब देने को दक्षता समझते हैं, जबकि असली मूल्य उन कामों में छिपा होता है जिनमें गहन सोच और एकाग्रता की जरूरत होती है। रोहन ने तय किया कि वो इस भीड़ का हिस्सा नहीं बनेगा। उसने अपने मैनेजर से बात की और सुबह के समय को नो मीटिंग जोन घोषित करने का सुझाव दिया। शुरुआत में कुछ लोगों को यह अजीब लगा, लेकिन जब रोहन ने अपने काम की गुणवत्ता और गति से परिणाम दिखाए, तो धीरे धीरे टीम भी प्रभावित होने लगी। फिर भी डीप वर्क आसान नहीं था। हर दिन उसे नोटिफिकेशन चेक करने का मन करता, सोशल मीडिया स्क्रॉल करने की इच्छा होती। उसे समझ आया कि यही कारण है कि डीप वर्क दुर्लभ है, क्योंकि इसके लिए अनुशासन, धैर्य और आत्मनियंत्रण चाहिए। एक दिन लंच ब्रेक में उसने अपने साथियों से पूछा, हम दिन भर इतने व्यस्त रहते हैं, फिर भी संतुष्टि क्यों नहीं मिलती? सब चुप हो गए। शायद सबके मन में वही सवाल था। रोहन ने महसूस किया कि लोग गहराई से काम करना चाहते तो हैं, लेकिन डिजिटल आदतों और सामाजिक अपेक्षाओं के कारण कर नहीं पाते। धीरे धीरे रोहन की पहचान बदलने लगी। अब वो सिर्फ मेहनती कर्मचारी नहीं था, बल्कि ऐसा व्यक्ति था जो कम बोलता, कम दिखता, लेकिन परिणाम ज्यादा देता। उसकी सफलता ने यह साबित कर दिया कि डीप वर्क सच में दुर्लभ है, और जो इसे अपनाता है वही अलग पहचान बनाता है। अब रोहन की यात्रा अगले मोड़ पर थी। उसने समझ लिया था कि डीप वर्क मूल्यवान भी है और दुर्लभ भी, लेकिन उसके मन में एक सवाल उठ रहा था, क्या ये सिर्फ करियर के लिए फायदेमंद है या ये जीवन को भी अर्थपूर्ण बना सकता है? रोहन की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही थी। उसने समझ लिया था कि डीप वर्क मूल्यवान भी है और दुर्लभ भी, लेकिन उसके मन में एक खालीपन अभी भी था। प्रमोशन की चर्चा होने लगी थी, उसके प्रोजेक्ट्स सफल हो रहे थे, फिर भी वो सोचता, क्या सिर्फ सफलता ही काफी है? क्या मैं सच में संतुष्ट हूं? एक शाम ऑफिस से लौटते समय उसने खुद से ये सवाल पूछा। उसे याद आया कि लेखक कॉल न्यूपोर्ट ने लिखा है कि डीप वर्क केवल पैसे और पद के लिए नहीं, बल्कि जीवन में अर्थ खोजने का माध्यम भी है। जब हम पूरी एकाग्रता और समर्पण से काम करते हैं, तो वही काम साधारण नहीं रहता, वो हमारी पहचान बन जाता है। अगले दिन रोहन ने अपने काम को नए नजरिए से देखना शुरू किया। पहले वो सिर्फ डेडलाइन पूरी करने के लिए कोड लिखता था, लेकिन अब वो हर प्रोजेक्ट को एक कला की तरह लेने लगा। वो समस्या को गहराई से समझता, बेहतर समाधान खोजता और अपने काम में रचनात्मकता जोड़ता। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि जब वो बिना किसी व्यवधान के पूरी तल्लीनता से काम करता है, तो समय का पता ही नहीं चलता। उसे एक अलग ही संतोष मिलता है, जैसे उसने कुछ सच्चा और मूल्यवान बनाया हो। यही अर्थ था जिसकी वो तलाश कर रहा था। एक दिन उसकी टीम के एक नए सदस्य ने उससे पूछा, रोहन सर, आप हमेशा इतने शांत और केंद्रित कैसे रहते हैं? रोहन मुस्कुराया और बोला, जब तुम अपने काम में पूरी तरह डूब जाते हो, तो बाहरी शोर मायने नहीं रखता। असली खुशी उसी में है। अब रोहन ने समझ लिया था कि डीप वर्क केवल करियर ग्रोथ का साधन नहीं है, ये आत्मसंतोष और आत्मसम्मान का स्रोत भी है। जब हम किसी कठिन काम को पूरी एकाग्रता से पूरा करते हैं, तो हमें अपने अंदर एक गर्व महसूस होता है। उसे यह भी महसूस हुआ कि सतही काम, शैलो वर्क, उसे थका देता था, लेकिन गहराई से किया गया काम उसे ऊर्जा देता है। पहले वो दिन के अंत में थका हुआ और खाली महसूस करता था, अब वो संतुष्ट और प्रेरित महसूस करता था। धीरे धीरे रोहन का जीवन संतुलित होने लगा। उसने काम के समय गहराई से काम करना और शाम को परिवार व खुद के लिए समय निकालना सीख लिया। अब उसका लक्ष्य सिर्फ सफलता नहीं था, बल्कि अर्थपूर्ण सफलता थी। 3 अध्यायों की इस यात्रा में रोहन ने 3 बड़ी सच्चाइयां सीख ली थी। डीप वर्क मूल्यवान है, डीप वर्क दुर्लभ है, और सबसे महत्वपूर्ण, डीप वर्क अर्थपूर्ण है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अब असली चुनौती शुरू होने वाली थी। इन सिद्धांतों को रोजमर्रा की आदत में बदलना।
पार्ट 2 द रूल्स। रोहन अब समझ चुका था कि डीप वर्क मूल्यवान, दुर्लभ और अर्थपूर्ण है, लेकिन एक बड़ी चुनौती उसके सामने थी। इसे रोज की आदत कैसे बनाया जाए? सिर्फ जान लेना काफी नहीं था, उसे इसे जीना था। लेखक कॉल न्यूपोर्ट के पहले नियम ने उसे रास्ता दिखाया। गहराई से काम करें, यानी ऐसा वातावरण और दिनचर्या बनाइए जहां आपका दिमाग बिना किसी बाधा के पूरी क्षमता से काम कर सके। रोहन ने सबसे पहले अपने दिन का ढांचा बदला। उसने तय किया कि सुबह 6 से 8 बजे तक वो केवल अपने सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम करेगा। ये समय पवित्र समय था। न फोन, न ईमेल, न सोशल मीडिया। शुरू के कुछ दिन कठिन थे। आदतें बार बार उसे भटकाती, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने कमरे में एक छोटा सा कोना बनाया, साफ मेज, सिर्फ लैपटॉप और एक नोटबुक। उसने दरवाजे पर एक पर्ची चिपका दी, डीप वर्क इन प्रोग्रेस। ये सिर्फ एक कागज नहीं था, बल्कि खुद से किया गया वादा था। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि जब वो एक ही काम पर लगातार ध्यान देता है तो उसकी सोच गहरी होने लगती है। पहले जहां वह समस्याओं का सतही समाधान खोजता था, अब वो जड़ तक पहुंचने लगा। उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। एक दिन ऑफिस में एक जटिल समस्या सामने आई। पूरी टीम उलझी हुई थी। रोहन ने मीटिंग में ज्यादा बहस नहीं की। वो चुपचाप अपने डीप वर्क समय में बैठा और 3 घंटे तक उसी समस्या पर फोकस किया। जब वो बाहर आया तो उसके पास एक स्पष्ट और प्रभावी समाधान था। सब हैरान थे। उसने समझ लिया था कि गहराई से काम करने के लिए सिर्फ इच्छा शक्ति नहीं, बल्कि सिस्टम चाहिए। उसने अपने कैलेंडर में डीप वर्क ब्लॉक्स तय कर दिए। उसने अनावश्यक मीटिंग्स को मना करना शुरू किया। धीरे धीरे लोगों को उसकी सीमाएं समझ आने लगी। रोहन ने 4 तरीके भी आजमाए। मोनास्टिक तरीका, पूरी तरह बाहरी दुनिया से कटकर काम करना। बायमोडल तरीका, कुछ दिन पूरी तरह गहराई, बाकी सामान्य काम। रिदमिक तरीका, रोज तय समय पर डीप वर्क। जर्नलिस्टिक तरीका, जब भी समय मिले तुरंत गहराई में उतर जाना। उसे सबसे ज्यादा रिदमिक तरीका सूट किया। हर दिन निश्चित समय पर गहरा काम। अब उसकी पहचान बदल चुकी थी। लोग कहते, रोहन कम बोलता है, लेकिन जब बोलता है तो सटीक बोलता है। उसकी सफलता का राज अब स्पष्ट था, गहराई। लेकिन एक नई चुनौती सामने आने वाली थी। जब वो गहराई से काम करने लगा तो उसे एहसास हुआ कि उसका मन बार बार उत्तेजना और मनोरंजन चाहता है। क्या वो बोरियत को सह पाएगा? रोहन की यात्रा जारी थी। उसने पहला नियम सीख लिया था, गहराई से काम करना। अब अगला कदम था अपने मन को प्रशिक्षित करना, ताकि वो हर समय उत्तेजना का आदी न रहे। रोहन ने पहला नियम अपनाकर अपने जीवन में गहराई से काम करने की आदत डाली थी। सुबह का उसका डीप वर्क समय अब उसकी पहचान बन चुका था। लेकिन एक नई समस्या सामने आने लगी। जब भी वो काम से थोड़ा खाली होता, उसका हाथ अनजाने में मोबाइल की ओर बढ़ जाता। उसे समझ आया कि उसका दिमाग हर खाली पल में उत्तेजना चाहता है। सोशल मीडिया, छोटे वीडियो, नोटिफिकेशन, ये सब उसके मन को तुरंत आनंद देते थे। लेकिन यही आदत उसकी गहराई को कमजोर कर रही थी। उसे याद आया कि लेखक कॉल न्यूपोर्ट ने दूसरे नियम में लिखा है, बोरियत को अपनाएं। अगर आप हर खाली पल में अपने दिमाग को मनोरंजन देंगे, तो वो कभी भी गहराई से सोचने की क्षमता विकसित नहीं कर पाएगा। रोहन ने एक प्रयोग शुरू किया। उसने तय किया कि दिन में कुछ समय वो जानबूझकर बिना किसी डिजिटल डिवाइस के बैठेगा। पहले पहल उसे बेचैनी होने लगी। 5 मिनट भी बिना फोन देखे बैठना मुश्किल लग रहा था। लेकिन उसने खुद से कहा, अगर मुझे डीप वर्क में माहिर बनना है तो मुझे अपने मन को प्रशिक्षित करना होगा। धीरे धीरे उसने नोटिस किया कि जब वो बोरियत को सहता है तो उसके विचार स्पष्ट होने लगते हैं। उसे नई नई आइडियाज आने लगी। पहले जो समस्याएं जटिल लगती थी,
उनके हल अचानक शांत पलों में मिल जाते। एक दिन ऑफिस में इंटरनेट कुछ समय के लिए बंद हो गया। बाकी लोग परेशान थे, अब क्या करें? लेकिन रोहन शांत था। उसने नोटबुक निकाली और अपने प्रोजेक्ट के बारे में सोचना शुरू कर दिया। उस शांत समय में उसे एक नया और बेहतर समाधान सूझा। उसे समझ आया कि बोरियत दुश्मन नहीं है, बल्कि गहराई का दरवाजा है। जब हम हर समय अपने दिमाग को उत्तेजना देते हैं, तो हम उसकी सहनशीलता कम कर देते हैं। लेकिन जब हम उसे शांत रहना सिखाते हैं, तो वो और मजबूत बनता है। रोहन ने अपने जीवन में कुछ नियम जोड़ लिए। काम के बीच बीच में बिना फोन देखे छोटे ब्रेक लेना। यात्रा के समय सोशल मीडिया के बजाय सोचने या पढ़ने का समय देना। रात को सोने से पहले स्क्रीन से दूरी रखना। कुछ ही हफ्तों में उसका ध्यान पहले से कहीं ज्यादा स्थिर हो गया। अब वो लंबी अवधि तक गहराई से काम कर सकता था, क्योंकि उसका मन हर पल उत्तेजना का आदी नहीं रहा। अब रोहन की यात्रा और भी दिलचस्प हो गई थी। उसने गहराई से काम करना सीखा और अब अपने मन को बोरियत सहने की ट्रेनिंग दे दी थी। लेकिन एक बड़ा सवाल अभी बाकी था। क्या वो उन डिजिटल आदतों से पूरी तरह मुक्त हो पाएगा, जो बार बार उसे अपनी ओर खींचती थी? रोहन अब काफी बदल चुका था। उसने गहराई से काम करना सीख लिया था और बोरियत को भी अपनाना शुरू कर दिया था। उसका ध्यान पहले से ज्यादा मजबूत हो गया था। लेकिन एक चीज अब भी उसे पीछे खींच रही थी, सोशल मीडिया। हर बार जब वो फोन खोलता, वो सोचता सिर्फ 2 मिनट देखूंगा। लेकिन वही 2 मिनट कभी कभी 20 मिनट बन जाते। उसे महसूस हुआ कि चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले, सोशल मीडिया उसके डीप वर्क को अंदर ही अंदर कमजोर कर रहा है। उसे याद आया कि लेखक कॉल न्यूपोर्ट ने तीसरे नियम में साफ लिखा है, अगर कोई डिजिटल टूल आपके लक्ष्यों को सच में आगे नहीं बढ़ा रहा, तो उसे छोड़ देने में ही समझदारी है। हर नई ऐप जरूरी नहीं होती। रोहन ने एक दिन साहस भरा फैसला लिया। उसने 30 दिनों का डिजिटल मिनिमलिज्म चैलेंज शुरू किया। उसने अपने फोन से सोशल मीडिया ऐप्स हटा दिए। शुरुआत में उसे अजीब लगा, जैसे वो दुनिया से कट गया हो। दोस्तों की अपडेट्स, ट्रेंडिंग खबरें, सब कुछ उससे दूर हो गया। पहले हफ्ते में उसे बार बार फोन चेक करने की इच्छा होती, लेकिन धीरे धीरे वो शांत होने लगा। उसे एहसास हुआ कि असल में उसे इन ऐप्स की जरूरत नहीं थी, बस आदत थी। अब उसके पास अचानक बहुत सारा खाली समय था। उसने उस समय को पढ़ने, नई स्किल सीखने और अपने परिवार के साथ बिताने में लगाया। उसका डीप वर्क समय और भी प्रभावी हो गया। पहले जहां वो 2 घंटे में थक जाता था, अब वो 3-4 घंटे तक पूरी एकाग्रता से काम कर पाता था। ऑफिस में भी बदलाव दिखने लगा। जब बाकी लोग ट्रेंडिंग वीडियो या मीम्स की बात करते, रोहन अपने प्रोजेक्ट्स में आगे निकल चुका होता। उसकी सोच और स्पष्ट हो गई थी। एक दिन उसके दोस्त ने पूछा, तुम सोशल मीडिया पर क्यों नहीं दिखते? रोहन मुस्कुराया, मैंने अपनी जिंदगी की स्क्रीन छोटी कर दी है, ताकि मेरा असली जीवन बड़ा हो सके। उसे समझ आया कि सोशल मीडिया बुरा नहीं है, लेकिन अगर वो आपके समय और ध्यान को खा रहा है, तो वो आपके सपनों का दुश्मन बन सकता है। डीप वर्क के लिए सिर्फ समय ही नहीं, मानसिक ऊर्जा भी चाहिए, और सोशल मीडिया वही ऊर्जा चुरा लेता है। 30 दिन पूरे होने के बाद रोहन ने फैसला किया कि वो सिर्फ उन्हीं डिजिटल टूल्स को रखेगा जो उसके लक्ष्य में सीधा योगदान देते हैं। बाकी सबको उसने अलविदा कह दिया। अब उसकी जिंदगी पहले से ज्यादा सरल और स्पष्ट हो चुकी थी। लेकिन एक आखिरी चुनौती अभी बाकी थी। सतही काम, शैलो वर्क को कैसे खत्म किया जाए, जो रोज रोज उसका समय चुरा लेता था। रोहन की यात्रा अब अपने अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर थी। उसने गहराई से काम करना सीखा, बोरियत को अपनाया और सोशल मीडिया से दूरी बना ली। उसकी एकाग्रता पहले से कई गुना मजबूत हो चुकी थी। लेकिन फिर भी एक चीज थी जो उसके समय को धीरे धीरे खा रही थी, सतही काम, शैलो वर्क। ऑफिस में छोटे छोटे ईमेल, अनावश्यक मीटिंग्स, अचानक आने वाले कॉल और फाइलों की औपचारिक अपडेट्स।
ये सब जरूरी तो लगते थे, लेकिन असल में उसके बड़े लक्ष्यों में बहुत कम योगदान दे रहे थे। उसे याद आया कि लेखक कॉल न्यूपोर्ट ने चौथे नियम में कहा है, अगर आप अपने दिन का बड़ा हिस्सा सतही काम में बिताते हैं तो डीप वर्क के लिए जगह ही नहीं बचेगी। इसलिए जरूरी है कि आप अपने समय का सचेत प्रबंधन करें। रोहन ने एक दिन बैठकर अपने पूरे सप्ताह का विश्लेषण किया। उसने देखा कि उसका लगभग 60% समय ईमेल और मीटिंग्स में चला जाता है। उसे झटका लगा। उसने तुरंत कुछ फैसले लिए। सबसे पहले उसने ईमेल चेक करने का समय तय कर दिया, दिन में सिर्फ 2 बार। अब वो हर नोटिफिकेशन पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता था। दूसरा, उसने हर मीटिंग से पहले खुद से एक सवाल पूछना शुरू किया, क्या यह मीटिंग सच में जरूरी है? कई बार जवाब नहीं होता और वो विनम्रता से मना कर देता। शुरुआत में लोगों को उसका ये बदलाव अजीब लगा, लेकिन जब उसके काम की गुणवत्ता और परिणाम बेहतर होने लगे तो सभी ने उसकी रणनीति को समझना शुरू किया। एक दिन उसकी टीम को एक बड़ा और जटिल प्रोजेक्ट मिला। इस बार रोहन ने पहले से ही अपने कैलेंडर में डीप वर्क के ब्लॉक्स सुरक्षित कर लिए थे। उसने सतही कार्यों को सीमित कर दिया और अपनी पूरी ऊर्जा मुख्य काम पर केंद्रित कर दी। कुछ ही हफ्तों में प्रोजेक्ट शानदार तरीके से पूरा हुआ। मैनेजर ने मीटिंग में कहा, रोहन, तुम्हारा काम सिर्फ तेज नहीं बल्कि गहराई और स्पष्टता से भरा है। उस क्षण रोहन को एहसास हुआ कि उसकी पूरी यात्रा सफल हो गई है। डीप वर्क अब उसके लिए कोई सिद्धांत नहीं था, बल्कि जीवन शैली बन चुका था। उसने सीखा था, व्यस्तता सफलता नहीं है, बोरियत कमजोरी नहीं है, सोशल मीडिया अनिवार्य नहीं है और सतही काम जरूरी नहीं कि महत्वपूर्ण हो। अब उसका हर दिन योजनाबद्ध था। सुबह गहराई से काम, दोपहर में आवश्यक संचार और शाम को परिवार व आत्मविकास। उसकी जिंदगी संतुलित और अर्थपूर्ण हो चुकी थी। रोहन की कहानी हमें सिखाती है कि असली बदलाव छोटे छोटे नियमों से शुरू होता है। जब हम सतही काम को हटाते हैं तो हमारे जीवन में गहराई के लिए जगह बनती है। और आखिरकार रोहन ने यह समझ लिया, सफलता शोर में नहीं, शांति और गहराई में छिपी होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप कोई भी नई वीडियो मिस न करें। हम आपके लिए नई बुक समरीज लेकर आते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस लर्निंग फैमिली। सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर। कीप रीडिंग, कीप ग्रोइंग।